नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब। रशीद किदवई साहब को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है इसलिए बता देता हूँ। बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस से लेकर कई राजनीतिक दलों को कवर किया है, कई किताबें लिखी हैं, लेखक हैं और दशकों का अनुभव है पार्लियामेंट कवर करने का भी। अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं, हर टीवी अलग-अलग टीवी चैनल्स पर और अलग-अलग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर, कई अखबारों में लिखते हैं, टीवी चैनल्स पर अपनी राय प्रकट करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी रवि जी, धन्यवाद। आपने ये सारे मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही, शायद मैं उसको लायक या योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन धन्यवाद। नहीं, आप जितने योग्य हैं उतने तो शब्द ढूँढ ही नहीं पाया मैं, ये तो मेरे से कमी रह गई। आपकी योग्यता को तो मैं जानता हूँ सर। सर, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि आज रैली है राहुल गांधी की और एक कल आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। चुनाव आयोग को लेकर इतनी सारी गहमा-गहमी हमने तो कभी देखी नहीं, आपका कोई अनुभव है क्या ऐसा? जी देखिए, चुनाव आयोग जो है वो एक तरीके का, जैसे मीडिया के बारे में कहा जाता है, आपका इसका भी है फोर्थ स्टेट, चौथा स्तंभ। तो इसकी एक अपनी अलग जगह है, वो सरकार का एक अंग नहीं है। तो उसका एक भूमिका जो स्पोर्ट्स में होती है, एक जो अंपायर की होती है, रेफरी की होती है, उस भूमिका में होता है। और उसके ऊपर कई बार पक्षपात के इल्जाम लगते आए, लेकिन पक्षपात के इल्जाम ये लगे कि उसने ठीक से चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई वो हुई, तो राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पे, जैसे भाजपा में भी लाल कृष्ण आडवाणी के समय में, नरेंद्र मोदी जी ने जब अपनी शुरुआत करी 2013-14 में, तो उस समय भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई तरह के इल्जाम लगाए। लेकिन कभी भी ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ। और मैंने एक पूरी किताब लिखी है एक बैलेट के नाम पे, कि मतलब देश में चुनाव कैसे होते हैं, और उसमें शुरुआत से मैंने जो सुकुमार सेन, जो देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके उसके हिसाब, उनके संदर्भ से वो करा। मैं आपको सरसरी रूप में बताता चलूं, जो पहले चुनाव में क्या दिक्कत है और इलेक्शन कमीशन का क्या जलवा, क्या जज्बा था। तो जो सुकुमार सेन साहब जो थे, वो जो पहले देश के इलेक्शन कमिश्नर हुए, वो आईसीएस ऑफिसर थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू का बड़ा देश में मान सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, सब चीजें थी। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो महिलाओं को पहली बार वोट देने का हक दिया गया, और वो महिलाओं को हक के लिए जो था, जगह जगह घर घर जाकर के उनके नाम नोट किए गए। अब रविंद्र जी, बड़ा एक दिलचस्प बात ये आई कि उसमें बहुत से लोगों के नाम जो थे, जो हमारे खासतौर से उत्तर भारत में और जो मध्य भारत में, नाम के आगे महिलाओं ने अपने नाम नहीं किए। फलाने की माँ, फलाने की बहन, फलाने हुँ। की पत्नी, फलाने की बेटी, इस तरह की जो है नाम लगे गए। सुकुमार सेन ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, महिला का नाम होना चाहिए। मतलब देखिए, इतनी सतर्क थे वो। और उन्होंने क्या करा कि उस जमाने में करीब 30%, मतलब आप सोचिए, महिलाओं को वोट मिला। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हर महिला वोट डाले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये जो हमारे जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसमें नाम दर्ज होना चाहिए। पिता पति का नाम तो वो हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ नहीं हो सकता कि फलाने की अम्मा, फलाने की बहन, फलाने की ये। तो उन्होंने वो नाम तमाम अलग कर दिए। तो जवाहरलाल नेहरू उससे काफी क्षुब्ध हुए, नाखुश हुए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जगह से नहीं हटे। तो ये एक ऐसा होता है। टीएन सेशन का समय मैंने देखा कि एक बार वो था, नरसिम्हा राव उनकी ताकत को कमजोर करना चाहते थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, कांग्रेस की सरकार थी। और वो टीएन सेशन जो थे, चेन्नई से दिल्ली के लिए उड़े। इतनी देर में नरसिम्हा राव ने अध्यादेश करके उसको मल्टी पार्टी वो बना दिया। तो वो दिल्ली में लैंड किया, पता चला कि सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके 3 मेंबर वो कर दिया, और उनकी ताकत कमजोर कर दी, और वहां मेजोरिटी ओपिनियन कर दिया। और नरसिम्हा राव ने उस समय अपने नाम के 2 तरीके दिए। तो इस तरह के अध्याय जुड़े हुए हैं। आपने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं। लेकिन इस तरह की बातें, कि जहां के ऊपर बिल्कुल एक वोट चोरी का इल्जाम लगे, और इतने बड़े पैमाने पे, और इलेक्शन कमीशन अपने आप को, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब की जा रही है, हो गई है, लेकिन उसमें एक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल जो है वो शाना बशाना, मतलब उनके साथ खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को समर्थन करे। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा जो है वो मतलब एनडीए के ही घटक दल है। बिल्कुल ठीक बात है सर और आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि सुकुमार सेन साहब का उस दौर में देखिए ना सर 15-20% लोग तो पढ़े-लिखे थे बस देश में, लेकिन फिर भी जी सबको जी। इंक्लूड किया गया और सुकुमार सेन साहब तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे। जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और उनके दोस्त थे सुभाष चंद्र बोस। 1919 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की और उस तरह के लोग जो हमारे आइडियल हैं। लेकिन हम लोग आज कहाँ गर्त में लेके जा रहे हैं देखिए, आज एक रैली निकालनी पड़ रही है, यात्रा निकालनी पड़ रही है लोगों को अपने अधिकार बचाने के लिए। बिहार में आज रैली चल रही है सर,
और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं साख तो कमजोर कर रहा है सर चुनाव आयोग की। जी देखिए, मेरे हिसाब से सूचना आयोग ने चुनाव आयोग ने बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। अब वो गड़बड़ी जानबूझ के की है या अनजाने में, मासूमियत में, मुझे मासूमियत वाला फैक्टर मजबूत नहीं नजर आता। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दूं। देखिए, इसमें बड़ा एक आसान तरीका था। राहुल गांधी ने एक इल्जाम लगाया है, ये मतलब एक एलिगेशन है। इसकी सत्यापन जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है कि वो राहुल गांधी का आरोप सही है या गलत है। उसके लिए देश में देखिए बहुत से अभी भी निष्पक्ष या पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है। और वो तमाम राजनीतिक दलों ने, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार भी शामिल है, जैसे ओपी रावत जी है जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, जो अपने डॉक्टर एस वाई कुरैशी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में संपत साहब हैं, बहुत से लोग जो है पुराने इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी, और बहुत सारे लोग हैं जो इस समय मेरे ख्याल से मोटे मोटे तौर पे 10-12 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब वो अच्छी हेल्थ में और अच्छी पोजीशन में है कि वो इस काम को अंजाम, तो उनकी कमेटी बना देते 3 मेंबर की, 2 मेंबर की, 3 मेंबर की, कि इनकी जांच हो और एक समय सीमा की 2 महीने की, 3 महीने की अवधि में या 1 महीने की अवधि में वो रिपोर्ट दे और सुझाव भी दे, जैसा बहुत बार होता है। देखिए, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था तो सुब्रमण्यम कमीशन एक रिपोर्ट बनी थी, सुब्रमण्यम कमेटी, कि हम चूक कहाँ हुई। अब अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में, तो चूक को तो आप देशद्रोही हो। तो अटल जी ने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया था जब उन्होंने सुब्रमण्यम कमेटी बनाई थी। तो इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को एक कमेटी बना देनी चाहिए थी। अभी भी देर नहीं हुई है, आज भी वो अगर चाहे तो कमेटी करके दूध का दूध पानी का पानी। इलेक्शन कमीशन अड़ा हुआ है राहुल गांधी को झुटलाने में, तो और भाजपा अड़ी भी है कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो सही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को दाल में काला। अब यहाँ पे रविंद्र जी, मैं आपकी बात को मतलब खत्म करता हूँ कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ है। मुझे नहीं लगता, देखिए राजनीतिक समस्या है, लोकतंत्र की समस्या है, तो कोर्ट अदालत से मुझे लगता है अदालतों में जाना भी नहीं चाहिए। अदालतों में तो पॉइंट ऑफ लॉ पे जाएंगे, पॉइंट ऑफ लॉ पे इलेक्शन कमीशन अपने दस्तावेज और अपनी साख और अपनी जो संविधान में उनकी पोजीशन है उसकी उससे वो बच निकलते हैं। इसलिए वहां लोकतंत्र में, वहां इंसाफ का मंदिर जो है लोकतंत्र नहीं है, वो जो जनता की अदालत होती है। तो वहां के ऊपर जो राहुल गांधी, मुझे लगता है अच्छा फैसला किया है यात्रा निकाल के, क्योंकि देखिए 10% लोगों में भी अगर ये संदेह मतलब घर कर गया कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है, तो मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव जो है वो पलट जाएंगे। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। 2024 में जो राहुल गांधी की और खासतौर से तरीके से इंडिया अलायंस ने भी एक कैंपेन की, राजनीतिक कैंपेन थी कि दलितों को और जो आरक्षण की जो मामला है उसमें सरकार जो है अगर वो 300 पार 400 पार हो जाएगी तो उसको हल्का कर दिया जाएगा, उनका आरक्षण खत्म करने का या कम किया जा सकता है। वो एक पॉलिटिकल एक स्टैंड था, लेकिन उससे लोगों में एक मतलब अगर आप उसको राजनीतिक रूप से देखें तो भ्रम का माहौल फैला, और नरेंद्र मोदी और भाजपा को इन समूह के मतलब दलितों और ट्राइबल्स के वोट उस तरह से नहीं मिल पाए महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जिसकी उनकी उम्मीद थी। तो ये 8-10% का ही खेल होता है। 8-10% वोट अगर बिहार में खिसक गया तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि बड़ा बदलाव आ जाएगा, उलटफेर हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए भी बड़ी चुनौती है और परीक्षा की घड़ी है। लेकिन चुनाव आयोग की साख पर तो बड़ा बड़ा सवाल खड़ा हो गया सर। अब इतना बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद कोई जवाब नहीं। इसके पहले राजीव कुमार पर लगातार एलिगेशन लगते रहते, कोई जवाब नहीं। आज यात्रा निकालनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। अब आम आदमी का भरोसा, और आज देखिए, आज ही जब हम बात कर रहे हैं तो निर्मला सीतारमन जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके हस्बैंड ने भी ये बात बोली है कि 79 सीट्स का गोलमाल हुआ है। आगे का तो हो सकता है हम लोग भरोसा करें, लेकिन पीछे वाली लोकसभा सीटों का क्या होगा सर? 80 सीटें देखिए, 543 तो है ही हमारी सारी, उसमें से 80 सीट पर अगर गड़बड़ हुई है तो पूरा सर हमारे वोट डालने का तो फिर मामला ही कोई लाभ ही नहीं हुआ उस हिसाब से तो। जी रविंद्र जी, मुझे खुशी है कि आपने प्रश्न उठाया और ये बहुत गंभीर प्रश्न है। देखिए, हारे जीते कोई भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात ये होती है कि विश्वास होना चाहिए। और जब पहला चुनाव हुआ, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, इन लोगों को सीटें कम मिली, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर किसी ने प्रश्न चिन्ह, चुनाव की जो जो प्रणाली थी, जो तरीका था, उस पर नहीं। इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हारी, अकेली देश की प्रधानमंत्री जो अपना खुद चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने उसकी प्रणाली के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर कि ये कि उनके साथ बेईमानी हुई, ऐसा इल्जाम कभी भी नहीं लगा। तो हार जीत देखिए चलती रहती है। ये एक पाकिस्तान के एक अंपायर हुआ करते थे, पता नहीं आप छोटे होंगे, आपको ध्यान होगा या आपकी पैदाइश से पहले भी, उनका नाम था शकूर राणा। तो शकूर राणा बड़े बदनाम थे क्रिकेट की दुनिया में, हमारे सारे जितने लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं जानते हैं। तो शकूर राणा बड़े बदनाम थे। तो एक बार मुझे याद है कि जो ट्रिब्यून, जो पंजाब से अखबार निकलता है चंडीगढ़ से, उसमें एक हेडलाइन थी
और हेडलाइन रविंद्र जी मुझे अभी भी याद है, उसमें लिखा था कि जावेद मियांदाद एलबीडब्ल्यू इन पाकिस्तान, कि मतलब मियांदाद को एलबीडब्ल्यू दिया गया पाकिस्तान में। तो ये एक खबर थी, क्योंकि शकूर राणा जो एक अंपायर थे वो इतने, तो आज हमारा इलेक्शन कमीशन, मुझे वो कहते हुए बहुत मतलब अनमने ढंग से मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज वो उनकी शकूर राणा टाइप की छवि हो गई, जबकि उनकी साइमन टॉफेल जैसी होनी चाहिए, डिकी बर्ड जैसी होनी चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे हमारे यहाँ देश में अंपायर, हमारे खुद जो क्रिकेटर वेंकट राघवन थे बहुत अच्छे अंपायर थे, तो हमने बहुत अच्छे राघवन। अच्छे अंपायर पढ़ लिया। आज हमें मतलब ये शकूर राणा मोमेंट हो रहा है आज देश की राजनीति में, कि वहां पर हमें जैसे हम कहते थे, और उस जमाने में कोई राजनीतिक मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान से हमें कहा जाता था कि पाकिस्तान 13 खिलाड़ियों से खेलती है, कि 11 तो टीम और 2 अंपायर। तो ये जो वो था उस स्थिति के, और ये बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि प्लेइंग कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, चाहे बॉक्सिंग का मैच हो, चाहे हॉकी का, चाहे फुटबॉल का। वहाँ अंपायर और रेफरी जो होता है वो बिल्कुल उसके ऊपर पक्षपात का इल्जाम लगे तो मैच ही बेमानी हो जाता है। तो आप जो कह रहे हैं कि 79 जो बराकला साहब ने कहा, वो बात हो सकता है सच हो, या हो सकता है अब हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम जो 79 सीटें थी, एक कम 80 सीटें, वो क्या मतलब इंडिया अलायंस को ही मिलती। तो मैं उस पे उसकी अहमियत नहीं, लेकिन बात यह कि इस तरह की बातें उठ रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लोकतंत्र को का खतरा है। हमारा जो विश्वास है, जैसे मैंने कहा, देखिए तमाम जनादेश जो है वो आंखों पे लिया, सर आंखों पे लिया जाता है। जैसे मैंने कहा इंदिरा गांधी हार गई अपना चुनाव, तो और अटल जी भी जो था 2004 में लोकसभा का चुनाव, मतलब वो सरकार नहीं जीत पाई, इंडिया शाइनिंग का मामला था, लेकिन जनमत को हमेशा लोगों ने सराखों पर लिया है। आज जो ये घटनाक्रम हो रहा है, इससे मुझे लगता है बेचैनी, मैं इसमें आगे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आगे जाने से कहने कि अराजकता की तरफ ले जा सकता है देश को, क्योंकि एक बड़ा तबका, देखिए जीते हारे कोई भी, वोट का जो डिफरेंस होता है, जो आपको बताते चलूँ, आपको खुद पता है, बिहार में पिछली बार केवल 12,000 वोटों का फर्क था, मतलब जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में। तो इसका मतलब बराबर बराबर का, हर दूसरा आदमी जो आप मिलते हैं, मतलब 2 लोग मिलते हैं तो उसने एक महागठबंधन को वोट दिया था और एक एनडीए को। इस स्थिति में अगर लगे कि, तो लोग ठगा महसूस करेंगे, एक आक्रोश आएगा, गुस्सा आएगा, वो गुस्सा किस तरफ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है इसके लिए तमाम, मैं भाजपा से भी मतलब एक तरीके से एक नागरिक होने के नाते अपील करता हूँ कि वो भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाए और उसे जवाब मांगे, वो भाजपा की साख भी बढ़ाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, लेकिन वहां प्रश्न उठा रही है कांग्रेस। तो ये चीज जो है, ये हारे जीते। और आपको सिर्फ एक बात रविंद्र जी, आपको याद होगा, एक बार वो बड़ा मशहूर इलेक्शन हुआ था, लालू यादव वर्सेस शरद यादव, मधेपुरा जी में। जी। तो मधेपुरा में शरद यादव थे मधेपुरा में, तो वहां के ऊपर वो धरने पे बैठे हुए अनशन थे, पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए। अनशन पे बैठे थे, और पता चला वो लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो था अनशन समाप्त कर दिया। तो मेरा कहना ये कि हारा हुआ भी जिसको लगता है वो भी कभी कभी जीत जाता है, लेकिन बात तो निष्पक्षता की बात होती है, क्रेडिबिलिटी की और साख की, वो इलेक्शन कमीशन तेजी से खो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर अब ये जो यात्रा है, कांग्रेस को आपने बहुत नजदीक से देखा है, पिछले 10-12 साल में क्या कांग्रेस जिस वीकेस्ट पॉइंट पे खड़ी थी उससे कुछ आगे बढ़ी है, और इस यात्रा का कुछ असर पड़ेगा? और राहुल गांधी जिस तरह पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं, क्या उनकी व्यक्तिगत छवि में भी कोई असर पड़ा है क्या? जी, देखिए 2-3 बातें मैं आपने प्रश्न किए हैं और सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि हमारे देश में जो राजनीतिक दलों का जो पतन होता है, तो वो लुप्त हो जाते हैं। आप देखिए जनता पार्टी बनी, जनता दल बनी, वो सब बिल्कुल बिखर जाते हैं। अभी वाम दलों का देखिए, तो वो बिल्कुल उनका जैसे आप कहते हैं ना, शिराज़ा बिखर जाता है। कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल अलग रही है। कांग्रेस जो है वो 2-3 बार हारी, 1967 में भी कई जगह खैर कांग्रेस सरकारें बनी थी, 77 में हारी, 89 में हारी, 96 में हारी, और फिर 2014 में हारी। लेकिन इसका हमेशा से पुनर्जीवित, तो मतलब इसको एक इसमें ताकत है। 42 सीटें आई, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 52 आई, और फिर 99 और 100 सीटें हो गई। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस का एक जनाधार है, 20% वोट कांग्रेस के पास अभी भी है, और ये बहुत बड़ा प्रतीक है कि हर चौथा पांचवा भारतीय जो है वो कांग्रेस को वोट देता है। तो ये कांग्रेस की एक ताकत है, और इससे यात्राओं से बहुत फर्क पड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को, राहुल गांधी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो मुझे लगता है कि यात्रा जो वो बिहार में इतना लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस और पूरा जो महागठबंधन है उसको फायदा होगा, क्योंकि एक संवाद होता है। आप जानते हैं, मैं मीडिया के मंच पे आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन टेलीविजन की दुनिया जो आज है, या अखबारों का भी बहुत कुछ, आप लोग जैसे कुछ मतलब सच्ची खबरें भी ला रहे हैं, बहुत सी सच्ची खबरें नहीं आ रही है। एक क्यूरेटेड जो था एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुझे लगता है बिहार का चुनाव देश की राजनीति में विपक्ष के लिए करो या मरो है। अगर विपक्ष, क्योंकि विपक्ष को बहुत उम्मीदें थी हरियाणा में, और वो लंबा अध्याय आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं।
महाराष्ट्र का चुनाव बहुत बड़ा अध्याय था, और उसमें सब जगह तो नरेंद्र मोदी जी मजबूत हो गए, उनकी भाषा शैली, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ताकत सब एक बहुत शक्ति पा गई। अगर आप 4 जून का फुटेज देखें 2024 का और आज का फुटेज देखें तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क नजर आएगा। तो इसी तरीके से विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार का चुनाव अगर महागठबंधन जीतता है तो देश की राजनीति जो है उसमें भूचाल आ जाएगा, और एनडीए में भी जो तमाम अध्यक्ष को लेके और जो संघ को लेके बहुत सारी जो रस्साकशी चल रही है वो खुल के सामने आएगी। जी सर, बिल्कुल।